जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 66। आज के लेक्चर में चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम चैप्टर 14। तो चैप्टर 14 का पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज हमने स्टडी करना है अंडरस्टैंडिंग रिस्क। ठीक है कि आईटी से रिलेटेड डाटा सिस्टम एंड रिस्क पढ़े ना हम। तो ये हमारा जो तीसरा ग्रेड है रिस्क का, उससे रिलेटेड है टॉपिक। तो ये आपको आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे रिस्क क्या होता है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट इसके स्टडी करने हैं हम, रिस्क क्या है। आज का लेक्चर में टोटल 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, यानी 4 कंसेप्ट स्टडी करने हमने इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर। व्हाट इज रिस्क, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज आईटी रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिस्क से, समझते हैं रिस्क क्या है। देखिए रिस्क है दो चीजें। पहली चीज, क्या रिस्क समथिंग गुड है या रिस्क समथिंग बैड है। समथिंग बैड का नाम रिस्क है। दूसरी चीज, क्या बैड जो अकर हो चुका है वो रिस्क है कि जो अकर हो सकता है, हो सकता है। तो रिस्क की डेफिनेशन क्या है, व्हाट कुड गो रॉन्ग इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या गलत हो सकता है। पास्ट में आपने अटेम्प्ट दी थी, उसमें पास हो गए, वो रिस्क नहीं है। अब जो अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, कहीं इसमें हमारी तबीयत ना खराब हो जाए आखिरी दिनों में, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इफेक्ट हो, ये रिस्क है। और सम टाइम कुछ स्टूडेंट्स को फूड पॉइजनिंग वगैरह या कुछ तरह के मसाइल हो जाते हैं समटाइम। तो रिस्क क्या है, समथिंग बैड मे हैपन इन फ्यूचर। और ये रिस्क याद रखे, दुनिया की हर एक्टिविटी में रिस्क है। दुनिया, आप घर से बाहर कदम निकालते हैं, रिस्क है। क्या रिस्क है, उदाहरण एक्सीडेंट हो सकता है। आप गाड़ी पे एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, रिस्क है। क्या रिस्क है कि खुदा न खास्ता रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी खराब हो सकती है, रिस्क है। ठीक है, क्या हमारी डेली लाइफ में रिस्क होता है, तो क्या बिजनेसेस में भी रिस्क होता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें तो बस पहले दिन से प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। नहीं, बिजनेस में भी रिस्क होता है। तो हमें क्या किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करना है तो उसका रिस्क एनालिसिस करना चाहिए या नहीं। अच्छा, ये गाड़ी वाली एग्जांपल तो चले, डेली लाइफ की एग्जांपल थी। क्या बिजनेस से रिलेटेड भी कोई रिस्क की एग्जांपल्स है? बेतहाशा एग्जांपल्स है। जैसे आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो रिस्क है। क्या हैकर्स बैंक का डाटा हैक करेंगे, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। ठीक है, आपको कोई अननोन सोर्स से ईमेल आई, मैसेज आया, आपने उसके ऊपर सिर्फ एक क्लिक किया। क्या किया? सिर्फ एक क्लिक किया तो आपकी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टीज के पास जा सकती है। रिस्क है, रिस्क है। बिजनेस है, आग लग सकती है, रिस्क है। क्रेडिट सेल की, बैड डेट हो सकता है, रिस्क है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की, कोई खरीदे ही ना, रिस्क है। पेपर अटेम्प्ट किए, अगली बात आप समझ गए, रिस्क है। रिस्क हर एक्टिविटी ऐसा ही है। अच्छा, तो मुझे बताइए, एक अक्लमंद इंसान को क्या रिस्क को इग्नोर कर देना चाहिए कि वो जिस भी प्रोजेक्ट, जिस भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने जा रहा है, पहले से उसके रिस्क को आइडेंटिफाई करे। रिस्क अंडरस्टैंड करना चाहिए, रिस्क आइडेंटिफाई करना चाहिए, ताकि क्या कर सके, उसको बाद में मैनेज कर सके रिस्क को। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो बेसिकली रिस्क के अवेयरनेस के ऊपर है। रिस्क अवेयरनेस, कि आपको यह सिखाया जाए रिस्क क्या होता है। बाकी इसमें जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो आगे डिटेल में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या किया जाएगा, आपको
बताया जाएगा कि रिस्क क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है। और वैसे तो हर सब्जेक्ट में रिस्क है, लेकिन आईटी से रिलेटेड खास तौर पे रिस्क कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा ये तो आपने समझ लिया, रिस्क क्या है। रिस्क है पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म, लॉस और डिसरप्शन, कि आपको कोई नुकसान पहुंचेगा, आपको कोई नुकसान होगा, ये रिस्क है। आसान अल्फाज में पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग समथिंग बैड इन फ्यूचर, ये रिस्क है। भाई बात समझ आ गई रिस्क क्या है। ओके चले आगे नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज है हमारे कि रिस्क तो समझ आ गया क्या है, और रिस्क मैनेजमेंट क्या है। क्या रिस्क मैनेजमेंट क्या है। तो रिस्क मैनेजमेंट को हम स्टडी करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है भाई, जो आपको इस लफ्ज़ से मतलब समझ आ रहा है ना, इसका मतलब वही है कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या, टू मैनेज रिस्क, रिस्क को मैनेज करना है भाई। ऐसा तो नहीं हो कह सकते कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा नहीं, ऐसे अच्छा आप पहले मैनेज करना चाहिए, पहले तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, समंदर में आप हैं, कश्ती जा रही है, तूफान आना शुरू हो गया तो फौरन ही पहले बैठ जाएंगे, वे अब जो होगा देखा जाएगा, ऐसे करेंगे कि पहले हाथ पैर मारने चाहिए, पहले हाथ पैर मारने चाहिए। ये है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क आ रहा है, तूफान आ रहा है, ये रिस्क है। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, अगर हर कोशिश नाकाम हो जाए फिर एंड पे ये कह दे क्या भाई जो होगा अब देखा जाएगा, एंड पे पहले नहीं कहना। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क आया तो पहले उसको मैनेज करने की, रिड्यूस करने की कोशिश करनी है, अवॉइड करने की कोशिश करनी है, अवॉइड करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, ये क्या है रिस्क मैनेजमेंट। तो आइए जरा अब रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क पढ़ लिया, अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है सुन ले। रिस्क मैनेजमेंट है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू आइडेंटिफाई, मेजर एंड कंट्रोल रिस्क। आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, कंट्रोल करना। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, मतलब देखना कहां रिस्क है कहां नहीं है। आइडेंटिफाई करना मतलब कहां रिस्क है कहां नहीं है। फिर मेजर करना रिस्क को, मेजर करने का मतलब क्या, रिस्क कम है कि रिस्क ज्यादा है। भाई रिस्क हो सकता है 10 हो, क्या 10 के 10 रिस्क एक ही बराबर होंगे, नहीं एक बराबर नहीं होंगे, कुछ रिस्क होंगे कम, कुछ रिस्क होंगे ज्यादा। तो पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना, पहला रिस्क, दूसरा रिस्क, तीसरा रिस्क, चौथा रिस्क, रिस्क आइडेंटिफाई करना। फिर उसके बाद क्या करना है, उसको मेजर करना, कौन सा रिस्क हाई है कौन सा रिस्क लो है। ठीक है, और फिर उसके मुताबिक जो मेजरमेंट के मुताबिक डिसाइड करना कि इस रिस्क को हमें मैनेज करने के लिए क्या करना है, रिड्यूस करने के लिए क्या करना है कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का मतलब है, आपको पता है कल हमने कंट्रोल्स करते रहे हैं। इलाज कोई मसला है तो उसका सॉल्यूशन देना, सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना, ये है रिस्क को कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का मतलब क्या है, रिस्क का सॉल्यूशन बताना कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। ठीक है, हॉस्पिटल की लेबोरेटरी है जिसमें केमिकल्स होता है, आग लग सकती है, रिस्क क्या है, आग लग सकती है, क्या किया जाए। ये हमने रिस्क आइडेंटिफाई किया, रिस्क आइडेंटिफाई, आग लग सकती है, अब क्या करना है, उसको रिस्क को मेजर करना है। क्या भाई आग भाई केमिकल है ना, केमिकल एक दफा आग लग गई आग फैल सकती है पूरी इमारत, रिस्क हाई है। पहले स्टेप रिस्क है, दूसरा स्टेप रिस्क हाई है, तीसरा स्टेप क्या, कंट्रोल करे। भाई क्या करे, से फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल कर लें, शाबाश, बेहतरीन सॉल्यूशन प्रोवाइडर, गुड, शाबाश, फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल कर लें। ये तो समझ आया आपको कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और क्या प्रोसेस है, स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, कंट्रोल करना। वो कह रहा है स्टेजेस रिस्क मैनेजमेंट की ये 3 है। ये किस लिए, ये उसके बेनिफिट है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम, कि जब आप रिस्क को मैनेजमेंट करते हैं तो भैया एक ही काम होता है, मतलब बड़ा काम एक ही होता है, बाकी आप इसके चाहे 10 पॉइंट बना लें। क्या आपका बिजनेस चलता रहता है,
आपका काम रुकता नहीं है, क्या होता है, जब चलता रहता है। लेकिन अगर रिस्क आ जाए, अकर हो जाए, तो फिर बिजनेस कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आपका बिजनेस भी रुक जाता है, फाइनेंशियल लॉस भी होता है, रेपुटेशन लॉस भी होता है, रेपुटेशन लॉस भी होता है। जरा मुझे बताइए, दो बैंक्स है, एक बैंक में पिछले साल हैकिंग हुई और कस्टमर का डाटा चोरी कर लिया गया, दूसरे बैंक में कस्टमर का कोई हैकिंग नहीं हुई, डाटा चोरी, किस बैंक में आप अकाउंट ओपन करवाएंगे? प्रोबेबली जिसकी हैकिंग नहीं हुई। ये है रेपुटेशन, यानी डाटा हैक होने से बैंक को नुकसान तो हुआ होगा, कुछ पैसे ट्रांसफर भी करवाए होंगे हैकर्स ने, फाइनेंशियल लॉस तो हुआ ही हुआ। रिस्क है फाइनेंशियल लॉस, तो फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ रेपुटेशन लॉस भी होता है। ठीक है, तो जब आप रिस्क मैनेजमेंट कर लेते हैं तो बिजनेस भी कंटिन्यू रहता है, फाइनेंशियल भी सेविंग होती है और रेपुटेशन भी बिजनेस। अच्छा, तो रिस्क मैनेजमेंट की स्टेजेस क्या है? स्टेजेस मैंने आपको बताया, जैसे क्या, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है? रिस्क है या नहीं है, रिस्क है या नहीं है। घर से बाहर निकलेंगे, रिस्क है, घर में बैठे रहे, रिस्क नहीं है। बैड डेट, ये क्रेडिट सेल करेंगे, रिस्क है, क्रेडिट सेल नहीं कर, कैश सेल में रखें, रिस्क नहीं है। तो सबसे पहले क्या आपने आइडेंटिफाई करना है, रिस्क है या नहीं है, तो कौन कौन सा, एक है या ज्यादा। दूसरे नंबर पे क्या करना है, रिस्क की असेसमेंट करनी है, इवेल्युएशन करनी है। रिस्क की असेसमेंट इवेल्युएशन का मतलब क्या है कि रिस्क हाई है या लो है कि मॉडरेट है। ये दो चीजों को सामने रख के हम डिसाइड करते हैं कि रिस्क हाई है, मॉडरेट या लो। एक लाइकलीहुड कि कितने % चांस है कि कोई वो अकर होगा इवेंट नेगेटिव, और दूसरा इंपैक्ट कि अगर अकर हुआ तो कितना नुकसान होगा, अगर हुआ तो कितना नुकसान होगा। ठीक है, दाएं बाएं देख के सड़क पार करें, रिस्क है, एक्सीडेंट हो सकता है। अच्छा, लाइकलीहुड ऑफ रिस्क क्या है? ये नहर आसाम यहां सड़क पार करें अगर, लाइकलीहुड ऑफ रिस्क क्या है? लो। क्यों? एक दिन में हजारों लोग सड़क पार करते हैं, एक्सीडेंट तो कभी कभार होता है, महीने में 1-2 दफा, तो तब तक तो लाखों लोग, लाखों में 1-2 के साथ एक्सीडेंट होता है। लेकिन मुझे बताइए, हालांकि, और इसमें अगर आप फर्ज कीजिए थोड़ा सा केयरलेस होकर भी सड़क पार, तो कम से कम दूसरा पर्सन उसने ब्रेक पे पैर रखा होता है, उसे पता होता है कि कोई आंखों वाला अंधा हो सकता है गुजर रहा हो, तो मैंने उसको भी बचाना है। तो जो लाइकलीहुड है वो हालांकि कम है, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाए तो बताइए इंपैक्ट क्या है? ज्यादा है, ज्यादा है। हड्डियां उड़ सकते हैं, बिल्कुल। हाथ को चोट आ गई तो हफ्ते तक असाइनमेंट नहीं कर पाएंगे, रिस्क है। तो जब रिस्क की असेसमेंट करनी है तो दो चीजों की बेस पे करनी है। किस बेस पे? लाइकलीहुड, यानी उस चीज के अकर होने का चांस कितना है। कभी चांस कम होता है, कभी ज्यादा। और दूसरी चीज क्या, अगर अकर हो जाए तो उसका, अगर किसी चीज के अकर होने, भाई रिस्क है जलजला आ जाए, जरा गैस करें कि जलजला आने का लाइकलीहुड कितनी है? कम, लो, लेकिन इंपैक्ट कितना है? वो तो ज्यादा। अगर जलजला तो बिल्डिंग सारी तबाह। तो रिस्क को जब हमने वैल्यूएट करना है, याद रखें दो चीजों की बेस पे करना है। किस किस पे? और इंपैक्ट। आगे जल्दी से बता रहा हूं, जो भी नहीं आगे चल के कहीं सीखेंगे। अगर लाइकलीहुड भी लो है, इंपैक्ट भी लो है, तो रिस्क लो। अगर लाइकलीहुड भी हाई, रिस्क भी हाई, इंपैक्ट भी हाई, तो रिस्क हाई। और अगर दोनों में से एक लो और एक हाई, तो वो मॉडरेट समझा जाएगा। इस क्लासिफिकेशन पे आपको इतराज तो नहीं है? चलिए आगे चलते। तो रिस्क की क्लासिफिकेशन कर ली, हाई, मॉडरेट के लो, और किस बेस पे की? चलें, रिस्क आइडेंटिफाई हो गया, असेस भी हो गया। अब क्या करना है? मिटिगेट करना है, कंट्रोल करना है। मिटिगेट करना है, कंट्रोल करना है उसको। भाई कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं? 4 टेक्निक्स हैं, रिड्यूस, अवॉइड,
ट्रांसफर, एक्सेप्ट। रिस्क को मिटिगेट करने की 4 टेक्निक्स है, कौन कौन सी? रिड्यूस, अवॉइड, ट्रांसफर और एक्सेप्ट। भाई कुछ समझ आए? तो समझाए नहीं अभी मैंने, समझ कैसे आई? हाँ, रिड्यूस का मतलब क्या है? अच्छा, रिस्क क्या था? आग लग, केमिकल जो मौजूद हैं, आग लग सकती है हॉस्पिटल में, ये रिस्क है। अब मिटिगेशन देखें क्या है। पहली मिटिगेशन क्या थी? रिड्यूस। क्या भाई? फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल कर लें, जैसे ही आग लगी बुझाना शुरू कर दें। नुकसान होगा जरूर, कम होगा। ये क्या है? रिड्यूस रिस्क, रिस्क को रिड्यूस। दूसरी टेक्निक क्या है? अवॉइड, रिस्क को ही अवॉइड किया जाए। क्या? केमिकल्स रखे ही ना, शाबाश, जब जरूरत पड़े तब खरीद के ले आए। अवॉइड रिस्क, अवॉइड रिस्क, ठीक है। ट्रांसफर रिस्क क्या है? कि रिस्क किसी और पे ट्रांसफर कर दें। अब अपना खतरा किसी और पे है। एक्सीडेंट होने लगे, इसको है वो मूवीज में होता है ना, बाज का वो गोली मारते हैं तो विलन क्या करता है? वे आगे किसी को आगे कर देता है, किसी को आगे कर देता है विलन। तो वो क्या किया उसने? रिस्क आ रहा है गोली, उसने क्या किया? ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, प्रोटेक्ट, खुद को प्रोटेक्ट। अच्छा, यहां पे क्या एग्जांपल होगी? भाई केमिकल आग लग जाए, इंश्योरेंस करवा दी, तो रिस्क किस पे ट्रांसफर हो गया? इंश्योरेंस। अब अगर आग लगेगी भी हमें कोई टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन? इंश्योरेंस वाले में। अब नुकसान हमारा नहीं है, किसका है? ये है रिस्क ट्रांसफर, रिस्क ट्रांसफर। और एक्सेप्ट रिस्क का मतलब क्या है? जो होगा देखा जाएगा। अब अगर सारी चीजें कर ली तो उसके बाद भी जो थोड़ा बहुत अगर रिस्क रह गया तो फिर क्या होगा? देखा जाएगा। फिर इंश्योरेंस वाले भी हो सकता है पूरे पैसे ना दे, तो ठीक है, फिर अब वो देख लेंगे फिर क्या। हाँ, देखा जाएगा। ठीक है जी, पहले ही देखा जाएगा नहीं, हाँ बाद में देखा जाएगा। आई कैप में फेल होने का रिस्क है, तो एक तरीकाकार क्या है? अब आपकी मर्जी है, क्या करे? रिड्यूस करें, पढ़ते ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, असाइनमेंट करें, टेस्ट दे, रिवीजन करते रहे। और दूसरा तरीका क्या है? अगर आप डीएसआर के पेपर में फेल होने का रिस्क रिड्यूस करना चाहते हैं तो क्या करें? ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, टेस्ट दे, रिवीजन करें। एक तरीका यह है रिड्यूस। और दूसरा तरीका क्या है? अगर फेल होने से बचना चाहते हैं, पेपर ही ना दें, पेपर ही ना दें, तो आप इसमें फेल भी नहीं होंगे, आपकी मर्जी। हाँ, ट्रांसफर, हाँ अगली टर्न में देख लें। अच्छा, जो होगा देखा जाए। अच्छा, क्रेडिट सेल करें तो बैड डेट का रिस्क है, रिड्यूस कर सकते हैं कैसे? स्ट्रॉन्ग सिस्टम से, कि हर बंदे को क्रेडिट सेल नहीं करनी, सिर्फ ट्रस्ट वर्दी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन को क्रेडिट सेल करनी है। ये क्या है? रिड्यूस किया, ठीक है। और अगर अवॉइड करना क्या होगा? क्रेडिट सेल करे ही ना। ट्रांसफर करना क्या है? उसकी इंश्योरेंस होती है, फैक्टरिंग होती है, फैक्टरिंग इंश्योरेंस, ठीक है वो। और एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? अगर बैड डेट होगा तो हो जाएगा नुकसान, फिर कर लेंगे बर्दाश्त, कोई बात नहीं, बिजनेस का हिस्सा है। तो भाई ये रिस्क मिटिगेशन फैक्टर समझ आ गए। फिर है मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। मॉनिटरिंग एंड रिव्यू का मतलब है ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है कि आपने एक दफा रिस्क को आइडेंटिफाई करके असेस कर लिया, मिटिगेटिंग फैक्टर अप्लाई कर दिए, तो फिर आपने इसको मॉनिटर भी करते रहना है कि क्या आपके मिटिगेटिंग फैक्टर सही अप्लाई हो रहे हैं। कहीं कोई सिचुएशन चेंज होने की वजह से ऐसा तो नहीं कि आपको कुछ जो मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं इनमें चेंज लाना पड़े। तो जो बाप ने मिटिगेटिंग फैक्टर अप्लाई कर देना है तो अप्लाई करके छोड़ देना है कि भैया ऑटो पायलट मोड पे चलते रहे, खुद ही चलते रहे। ऐसा है कि मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कि क्या सारे रिस्क ठीक है। बात का तो ऐसा होता है कि जनवरी के महीने में रिस्क असेसमेंट की, वो रिस्क सामने नहीं आया, फरवरी में या मार्च में आ जाए। तो ऐसा तो नहीं है कि साल के एक महीने में सिर्फ रिस्क असेसमेंट करे सारा प्रोसेस, उसके बाद बैठ जाए, नहीं। ये एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है, आपको एवरी टाइम मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी सारे प्रोसेस की, और जरूरत पड़ने पे इसको अपडेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। डन जी। रिस्क क्या है समझ आ गया, रिस्क मैनेजमेंट क्या है ये भी समझ आ गया।
रिस्क मैनेजमेंट में हमने 4 स्टेजेस पढ़ी, क्लियर? अगर आई क्या पूछे कोई 3-4 नंबर के साथ बता देंगे रिस्क मैनेजमेंट को? ओके, ये अच्छा कंसेप्ट था। आगे चलते हैं भाई। जनरल रिस्क के बारे में तो आपने पढ़ लिया, लेकिन ये सब्जेक्ट तो जनरल रिस्क के बारे में है ही नहीं। ये किसके बारे में है? आईटी रिस्क। तो आईटी रिस्क क्या है भाई? आईटी रिस्क है कि हमारा जो आईटी रिसोर्सेज हैं इनके साथ समथिंग बैड हैपन हो, इनके साथ समथिंग बैड हैपन हो, ये आईटी रिस्क है। वो जो बैड डेट वाली बात बता रहा था वो फाइनेंशियल रिस्क है। ये क्या है? आईटी रिस्क। क्या मतलब? आपके आईटी प्रोजेक्ट्स जो है इनको कोई नुकसान पहुंच जाए, आपके आईटी रिसोर्सेज को नुकसान पहुंच जाए, ये है हमारा आईटी रिस्क। तो कहता है आईटी रिस्क कितनी तरह के? आई सब्जेक्ट में तो हमारा फोकस आईटी रिस्क पे होगा ना, तो ज्यादा है बात। अब बता रहा है कि आईटी रिस्क मैनेजमेंट में भी रिस्क हम अंडरस्टैंड करेंगे, सीखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उनको मैनेज भी करेंगे। लेकिन कौन से वाले रिस्क? आईटी रिस्क। डन? पहले रिस्क समझाया, फिर रिस्क मैनेजमेंट समझाया, फिर आईटी रिस्क मैनेजमेंट समझा रहा है। फिर एंड में बताएगा क्यों हमारे लिए आईटी रिस्क मैनेजमेंट को समझना जरूरी है। तो पहले आईटी रिस्क मैनेजमेंट का फोकस किस पे होगा? रिस्क इन आईटी सिस्टम। और आईटी सिस्टम से बात क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग इक्विपमेंट और डाटा। डन जी? तो कहता है आईटी रिस्क मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मकसद क्या है? आईटी रिस्क अच्छा मुझे बताइए, आईटी रिस्क मैनेजमेंट में पहले बताए नुकसान, वो तो भी नहीं बताया, वो कल परसों के लेक्चर में बताएगा। पहले बताए आईटी के अंदर रिस्क क्या क्या हो सकते हैं? डाटा लॉस हो सकता है, किस वजह से? हैकिंग की वजह से, और नेचुरल डिजास्टर वैसे भी हो सकता है, सैलाब आ गया, आग लग गई, ठीक है, सिस्टम वैसे ही खराब हो गया, बैकअप नहीं है, हार्डवेयर इलेक्ट्रिसिटी शॉक की वजह से हार्डवेयर खराब हो गया, ये सारे रिस्क है। पहला आईटी रिस्क मैनेजमेंट का पहला मकसद क्या है? प्रोटेक्ट करना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद आपको पता है सारे रिसोर्सेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा सारे। तो आईटी रिस्क से आप अपने आईटी रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। यानी कोई जलजला से लाभ आ गया, आग लग गई अगर, तो सिस्टम प्रोटेक्ट होगा। तो एक पर्पज ये है कि डैमेज से प्रोटेक्ट करना है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसमें फिजिकल डैमेज से प्रोटेक्शन की बात है। ये जो कंटेक्स्ट ये क्या है? फिजिकल डैमेज। फिर क्या? इंश्योर डाटा इंटेग्रिटी। कह रहा है चलो हार्डवेयर को तो आपने फिजिकल डैमेज से प्रोटेक्ट कर लिया, वैसे तो यहां पे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सारे लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे है? हार्डवेयर को फिजिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईटी रिस्क मैनेजमेंट में क्या हमें अपने हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करना चाहिए? डाटा को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? डाटा एक्यूरेट हो, यह डाटा इंटेग्रिटी कहलाता है कि डाटा अवेलेबल हो, एक्यूरेट हो, रिलायबल हो। एक्यूरेट मतलब रिलायबल हो। तो जब आईटी रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तो उसमें एसेट हार्डवेयर की प्रोटेक्शन तो होगी, क्या डाटा की भी प्रोटेक्शन की बात होगी कि डाटा एक्यूरेट हो? बिल्कुल। इसका फोकस डाटा पे, इंश्योर डाटा इंटेग्रिटी। मेंटेन सिस्टम अवेलेबिलिटी, इसका ताल्लुक सॉफ्टवेयर से है कि आपके जो सॉफ्टवेयर है वो चलते रहे, वो अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि जब मैंने फीस जमा करवानी है पता चले बैंक का सिस्टम डाउन हो गया, डाउन टाइम। सिस्टम अवेलेबल रहे, सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहे, फंक्शन करते रहे, ये है मेंटेनिंग सिस्टम अवेलेबिलिटी। यानी समझे इसका ताल्लुक हार्डवेयर से है, इसका ताल्लुक सॉफ्टवेयर से है, इसका ताल्लुक डाटा से है। फिर क्या है? मिटिगेट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। आईटी रिस्क मैनेजमेंट का एक मकसद और क्या है? साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को भी मिटे। यानी यहाँ पे वो जो आपके फिजिकल थ्रेट्स है ना, जैसे सैलाब से कैसे बचना है ये सिखाएगा, जलजले में क्या करना है, आग लग जाए तो कैसे अपने एसेट्स को सिक्योर करना है ये सिखाएगा। और यहाँ पे क्या सिखाएगा? साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का मतलब जो थ्रेट आपके ऑनलाइन है,
जैसे ऑनलाइन थ्रेट्स की कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं? ऑनलाइन कैसे हैकिंग, फिशिंग टेक्निक, शाबाश। फिशिंग क्या होती है? आपको कोई लिंक या मैसेज भेज के आपने सिर्फ एक क्लिक करना है और आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन के चले जाएगी हैकर। एक क्लिक पे, क्या एक क्लिक, एक मिनट ठहरे जरा, मैं कोशिश करता हूं अगर 1 मिनट में आपके सामने कुछ मैं डिस्प्ले कर सकूं, क्योंकि थोड़ा सा हल्का हल्का सा प्रैक्टिकल भी सीख लें तो क्या हर्ज है। हाँ, अच्छी बात है, ठीक है। सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं, क्या एक क्लिक, सिर्फ एक अननोन पर्सन ने कोई ईमेल भेजी, सिर्फ आपने एक क्लिक किया, मैसेज आया, उस पे इमेज है, उसको देखने के लिए क्लिक करते हैं ना, क्लिक किया सिर्फ अननोन पर्सन से मैसेज, तो इसका क्या नुकसान हो सकता है? ठीक है, क्या नुकसान हो सकता है? ये एक वेबसाइट है, इस पे हम गए, टेस्ट करो, टेस्टिंग पर्पस के लिए है, सिर्फ एक बटन दबाने लगा मैं, ये तो ये देखिएगा मेरे कंप्यूटर की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले करेगा। वैसे मैंने अपने कुछ कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, एंटीवायरस लगाया, आपको पता है ना, ये पेड एंटीवायरस इस्तेमाल किया हुआ है, तो उम्मीद है कि कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, एंटीवायरस भी कोई काम करेगा। लेकिन स्टिल देखते हैं एंटीवायरस के बावजूद भी ये क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरी कैप्चर करता है, और इससे अंदाजा लगा लीजिएगा अगर एंटीवायरस ना हो फिर क्या तबाही फिरेगा। पहला ये स्टार्ट टेस्ट, उसने बेसिक ये देखे सारी इंफॉर्मेशन ये मेरे बारे में, और ये देखे बैक एंड पे ये सॉफ्टवेयर भी चलाना शुरू कर दिया ऑटोमेटेड, सारी इंफॉर्मेशन, आईपी एड्रेस आ गया, लोकेशन आ गई, बगैर, अब चूंकि एंटीवायरस में वो वीपीएन है तो वो लोकेशन को चेंज करता रहता है, तो इसने लाहौर की लोकेशन नहीं दी, एंटीवायरस ने यहाँ पे मुझे थोड़ा सा सेव कर दिया, लेकिन उसे पता चल गया मेरी लोकेशन क्या है, मेरा आईपी एड्रेस क्या है, मैं सॉफ्टवेयर कौन सा है, इवन मेरी बैटरी की इंफॉर्मेशन 96% बैटरी रिमेनिंग है, देख के कंफर्म करते हैं इतनी है, किधर है बैटरी की परसेंट है, हाँ अब 97 हो गई है, एक अच्छा चार्ज हो रहा है ना कंटिन्यूसली, बैटरी की इंफॉर्मेशन भी, और फिर इसके अलावा मेरा ब्राउजर, मेरे ब्राउजर के भी एक्सेस है, और पासवर्ड कहां सेव किए होते हैं आपने अक्सर, तो ये ब्राउजर, और इसके बाद ये सारी ऑटोफिल, आप इंफॉर्मेशन जो ऑटोफिल पे लगाई है वो सारी इंफॉर्मेशन इधर आ जाएगी, और फिर इसके बाद नेक्स्ट ये सारी यूजर अकाउंट डिटेल, ब्राउजर हिस्ट्री, फिंगर, ये सारी इंफॉर्मेशन किस पे मिली उसको, सिर्फ एक क्लिक करने पे। ये है फिशिंग, तो इसका मतलब ये हुआ अननोन सोर्स से कभी ईमेल आए, मैसेज आए, फेसबुक पे मैसेज आ गया किसी आईडी से, वो खुश नहीं होना, क्लिक नहीं करना, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, इधर क्लिक करें फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए, ना 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 ना, उससे बचना है, समझ गए आप। चलिए तो वापिस आते हैं, तो वो ये कह रहा है कि क्या करेंगे हम, मिटिगेटिंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, इस तरह के जो अटैक होंगे आपके ऊपर, फिशिंग अटैक्स होंगे, या इसके अलावा हैकिंग से अटैक होंगे, मेलवेयर होंगे, मलेशियस सॉफ्टवेयर, आपने तो फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, आप कहते हैं वाह भी वाह सारी दुनिया तो बेवकूफ है, क्या 50,000 पे जो है पे करके लाइसेंस बाय करती है, मैं तो इतना करूं, मुझे एक ऐसी वेबसाइट का पता है उससे सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाते हैं, ये नहीं पता सॉफ्टवेयर के साथ वो वायरस भी आ जाए, और वायरस से मुराद ये नहीं क्या सिस्टम को हैक। अब देखें किसी, मुझे इन भाईजान के कंप्यूटर में ऐसा मेलवेयर भेजने का कोई फायदा नहीं है जो इनको डिस्टर्ब करेगा, ना ना, फायदा मुझे कब है भला, जो डिस्टर्ब नहीं करेगा लेकिन इनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मुझे भेजता रहेगा, इनकी बैंक इंफॉर्मेशन, अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाली होगी वो भेजता रहे। तो अब के ये ना समझे कि जो मेलवेयर होते हैं वो आपके कंप्यूटर को डिस्टर्ब करेंगे और परफॉर्म करेंगे, ये पुरानी स्टाइल है, डिस्टर्ब कर देगा किसी को। अब क्या होता है, अब आपको पता भी नहीं चलता कि आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, और कैसे ये तरह के सॉफ्टवेयर आप जब डाउनलोड करके यूज करते हैं, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका कौन सा आपका अकाउंट भी मुश्किल से ही होगा, हाँ, लेकिन जब प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे ना, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। स्टूडेंट लाइफ में मुझे भी अंदाजा है कि हम अगर कंट्रोल्स अप्लाई करना भी चाहें तो लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं कर सकते, जितना कर सकते हैं उतना कर लें,
लेकिन आपको पता होना चाहिए ताकि जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो इन चीजों से बच सकें। फिर स्पोर्ट रेगुलेटरी कंप्लायंस, तो आईटी रिस्क मैनेजमेंट में साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स तो बच जाएंगे, साथ ही साथ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लाई हो जाएगी। क्या कुछ रेगुलेटर्स भी ये रिक्वायर करते हैं कि कंपनी को आईटी रिस्क मैनेजमेंट करनी है? अमूमी तौर पे रेगुलेटर्स को बाकी जगहों पे प्रॉब्लम नहीं होती, किस जगह से किस इंडस्ट्री से प्रॉब्लम होती है? यहाँ पे जरूर होने चाहिए आई रिस्क मैनेजमेंट, बैंकिंग, शाबाश, या कुछ और जैसे सेंसिटिव डाटा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कैप्चर कर रहे होते हैं, नादरा है, पासपोर्ट ऑफिस है आपके, ठीक है, एयरलाइंस है, ट्रैवलिंग हिस्ट्री होती है वगैरह वगैरह। हाँ जी, टेलीकॉम सेक्टर भी इसमें किसी हद तक आता है। तो ये हमारे रिस्क में, तो बताइए क्या एग्री करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट के ये मकसद होने चाहिए? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हार्डवेयर वाला जिसके ऊपर फोकस है वो भी प्रोटेक्ट हो, सिस्टम भी अवेलेबल रहे, सॉफ्टवेयर भी चलते रहे, डाटा भी करेक्ट हो, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट भी कम हो जाए और रेगुलेटरी कंप्लायंस भी इंश्योर हो जाए। क्या आईटी रिस्क मैनेजमेंट के ये सारे मकसद होने चाहिए? पक्का। नेक्स्ट, स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी रिस्क में, चले इसको छोड़े, एग्जाम में आप बैठे हैं, क्वेश्चन आ गया आईटी रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस क्या है, बताइए क्या फायदे हैं, क्या अहमियत है इसकी, खुद बताएं, लगाएं तीर तुक्का चलाएं, क्या होगा? आईटी रिस्क, हाँ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमारे प्रोटेक्ट है कि बिजनेस कंटिन्यू चलता है, शाबाश, ये अच्छा है, इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, ये इंपॉर्टेंस आती है। और कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ जाता है, भाई ये कंपनी है इस पे हैकर हैक कर रहा है, ये दूसरी वाली कंपनी है इस पे तो हैकर कामयाब नहीं हो पाता, हो सकता है हैकर ने उसको टेस्ट ही ना किया हो, लेकिन कस्टमर का तो ट्रस्ट बढ़ेगा ना कि शायद इसने अपना सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। तो अगर जिस बिजनेस में डिस्टर्बेंस ज्यादा होगी, कस्टमर का ट्रस्ट, लॉयल्टी भी कम होगी, और जहां पे डाटा अटैक्स, थ्रेट्स कम होंगे, कस्टमर के जो कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा होगा। अच्छा, इसके अलावा क्या अहमियत हो सकती है आईटी रिस्क मैनेजमेंट की? डाटा रिलायबिलिटी ज्यादा होगी, बेटर डिसीजन मेकिंग होगी, बेहतरीन एग्जांपल। और कंपेटिटिव एडवांटेज, ये क्या होता है? कंपेटिटर से ज्यादा फायदा मिलेगा, कैसे? एक कंपेटिटर वो है जो आईटी रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहा, वो आईटी यूज नहीं कर रहा, एक हम आईटी यूज कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, क्या ये हमारे लिए कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है कंपेटिटर की निस्बत आप बेनिफिशियल पोजीशन पे है, कंपेटिटर से आगे हैं आप, तो क्या अगर हम आईटी को यूज करें कंपेटिटर से आगे है? बिल्कुल आगे, कंपेटिटिव एडवांटेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी सरकारी स्कूल में गए, वहां पे टीचर जो है वो पुराने तरीका कार से पढ़ा रहे हैं, किताब खोल के चाक से बोर्ड के ऊपर करवा रहे हैं, अच्छा, नो डाउट, हालांकि वो बहुत एफिशिएंट इफेक्टिव है, मैं खुद उसी प्रोसेस से गुजरा, नो डाउट, लेकिन आज के दौर में अगर आईटी वाले इस एग्जाम्पल को सामने रख के बताएं, एक दूसरा टीचर है, अब वो क्या, वो लेटेस्ट रिसोर्सेज यूज कर रहा है। अब यूके में चले गए, पाकिस्तान में तो रिसोर्सेज टीचर को देते ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, जो रिसोर्सेज है वही चाक दिया तो चाक से पढ़ाना है। यूके में चले गए आप, वहां पे आप देखा स्मार्ट टीवी के जरिए से लर्निंग हो रही है, एप्लीकेशंस हैं, वहां पे जो बच्चे हैं वो भी टेक्नोलॉजी के साथ अवेयर हैं, तो बताइए वहां के टीचर्स को कंपैरेटिव एडवांटेज है कि नहीं हमारे टीचर की निस्बत? यह है कंपैरेटिव एडवांटेज। क्या होता है कि कंपैटिटर की निस्बत आप किसी एडवांटेजेस पोजीशन पे, बेनिफिशियल पोजीशन पे हो, कोई आपको कंपैरेटिव एज हो, बिल्कुल ठीक है। आइए देखते हैं वो क्या कहता है कि स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस क्या है आईटी रिस्क मैनेजमेंट की। सबसे पहले सपोर्टिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आईटी रिस्क मैनेजमेंट आपको मैनुअल वर्क से डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव करने में हेल्प करेगा। आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकेंगे, वरना अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो और उस प्रोसेस में कोई नुकसान हो जाए ना आपका, तो उसे दिल चल जाता है। गाड़ी पहली दफा ली, पहले सफर पे भी एक्सीडेंट हो गया तो बाज़ औक़ात सारी उम्र के लिए गाड़ी से नफरत हो जाती, ऐसा होता है ना कभी। तो उस तरह उसने कहा है कि जो आईटी रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तो आप जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, अपने सिस्टम को ब्लॉकचेन, एआई की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो चूंकि अब अटैकर्स को आपने रोक दिया, नेगेटिव इंस्टेंसेस नहीं होंगे, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आसान हो जाएगी आसान क्या नहीं? ओके। दूसरा क्या स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस है? इंश्योर इनेबलिंग बिजनेस कंटिन्यूटी, कि अगर कभी अटैक हो भी गया
बिजनेस चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने कोई आईटी रिस्क मैनेजमेंट अडॉप्ट की होगी। अब वो क्या होगी आईटी, वो अभी इसने नहीं बताया, वो आगे चल के बताएगा। बैकअप होता है वगैरह फॉर एग्जांपल, और दूसरे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह वगैरह। बिजनेस कंटिन्यूटी होगी जी आईटी रिस्क मैनेजमेंट की वजह से। फॉस्टरिंग ट्रस्ट एंड कंप्लायंस, हमारा ट्रस्ट किसका? कस्टमर का। कंप्लायंस किसकी? रेगुलेटर्स की, वो भी इंप्रूव होगी। इनहैंसिंग एजिलिटी एंड रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब क्या है? डिफेंड करना, रेजिस्ट करना। ठीक है, कह रहा है एजिलिटी एंड रेजिलियंस कि अगर आईटी रिस्क मैनेजमेंट है, अव्वल तो आपका सिस्टम रेजिस्ट करेगा रिस्क को, वो किसी अटैकर्स को, और अगर अटैकर कामयाब हो भी जाता है तो फिर आप जल्द से जल्द रिकवरी कर सकेंगे। एजिलिटी का मतलब होता है क्विकली, तो आप क्विकली, रेजिलियंस होगी आप में। रेजिलियंस का मतलब क्या है? रेजिस्ट करना, यानी अटैक होगा तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, और अगर नहीं कर पाते, अटैक हैवी है किसी हैकर का, तो फिर क्या क्या होगा? रिकवरी जल्दी हो जाएगी। ये भी फायदा है रिस्क मैनेजमेंट का, बिल्कुल फायदा है। और ड्राइविंग कंपेटिटिव एडवांटेज, कि वो बिजनेस जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है बेहतर है उस बिजनेस से जो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहा, कंपेटिटिव एडवांटेज है। ठीक है, किसी जगह पे, किसी मुल्क में अभी भी लाइंस में लग के बिजली का बिल पे करवाना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान में अब जैज कैश, इजी पैसा वगैरह आसानी के साथ होने, तो उन मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान को कंपेटिटिव एडवांटेज है। क्लियर जी? कुछ समझ आया आपको? लेक्चर जल्दी खत्म हो रहा है आज का। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? रिस्क समझ आ गया क्या है? पहले हमने क्या सीखा? पहले हमने रिस्क सीखा, फिर हमने रिस्क मैनेजमेंट सीखी, फिर आईटी रिस्क मैनेजमेंट सीखी, और फिर इसके मॉडल्स देखी। बाकी तो जनरल पॉइंट थे। ये 4 स्टेजेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा टेक्निकल था, इसे चांसेस हैं कि यही आई क्या पूछेगा। तो ये क्लियर है आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? चलिए फिर आज आपको याशी करें। टेस्ट है आज आपका? टेस्ट है? कितने स्टूडेंट ने टेस्ट दे दिया? अभी देना है आपने? शाबाश, बिल्कुल ठीक है, जरूर दीजिएगा। आज का लेक्चर फिर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।